नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में स्वागत है। फेसबुक पेज में आपका ये जो लाइव प्रसारण चल रहा है और जितने दर्शक इस समय जुड़े हुए हैं उन सब का भी स्वागत है। राहुल गांधी की जो 7 सितंबर से कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी, उसका अब समापन हो रहा है। आज 29 जनवरी है। उन्होंने श्रीनगर के लाल चौक पर झंडा फहरा करके एक तरीके से इस यात्रा का समापन कर दिया है। लेकिन असली जो इसका वो कहते हैं कि जो यज्ञ की अंतिम आहुति है वो कल डालने के संकेत कांग्रेस की तरफ से दिए जा रहे हैं। और ये यज्ञ क्या है ये भी ज़रा समझना ज़रूरी है। यज्ञ का हालांकि कांग्रेस के लिए कितना महत्व है ये भी एक संदेह के दायरे में रहता है कि वो यज्ञ, हवन, पूजन और हिंदुओं की जो आस्थाएं हैं, जो पूजा पद्धति है, उसमें वास्तव में यकीन रखते हैं या वो ओकेशनली कहीं कहीं दिखाई दे जाता है चुनावी कारणों के चलते। पर चलिए आगे बढ़ते हैं। कल यानी 30 जनवरी को श्रीनगर में विपक्षी दलों के नेताओं का जमावड़ा लगाने के लिए और 2024 के लिए एक संकेत देने के लिए, एक संदेश देने के लिए कि संपूर्ण विपक्ष एकजुट है, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से 22 विपक्षी दलों के नेताओं को चिट्ठी गई थी करीब 10-12 दिन पहले, 15 दिन पहले। अब इन 22 में से कितने श्रीनगर पहुंचेंगे और कितने कांग्रेस के साथ, राहुल गांधी के साथ एकजुटता का प्रदर्शन करेंगे ये तो ज़रा कल पता लगेगा। पर जो राजनीतिक जानकार हैं उनका ये मानना है कि जो यूपीए के घटक दल रहे हैं वही श्रीनगर में कल जनसभा में दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा कोई 1-2 चेहरे, 2-3 चेहरे और अगर आ जाएं तो ये कांग्रेस की एक उपलब्धि होगी। पर जो आमतौर पर इनके साथ यूपीए के घटक दल रहे हैं, उनके नेता रहे हैं, वही वहाँ पर दिखाई देंगे, ऐसा ही माना जा रहा है। अगर केवल वही जाते हैं तो जो इनकी कवायद है एक संदेश और संकेत देने की, वो पूरी तरीके से विफल हो जाएगी। और इस समय ऐसे कई नेता हैं जो राहुल गांधी को नेता मान करके या उनको 2024 के लिए चेहरा बनाने के संकेत देने के बजाय दूरी बनाए रखना बेहतर समझ रहे हैं। ममता बनर्जी हों, अरविंद केजरीवाल हों, के चंद्रशेखर राव हों, ये पूरी तरीके से दूरी बनाए रखना चाहते हैं। और कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो ना कांग्रेस के साथ खड़े दिखना चाहते हैं और ना ही भारतीय जनता पार्टी के किसी आयोजन में, किसी सभा में, किसी मुहिम में शामिल दिखाई देते हैं। समय समय पर वो कभी कभी पार्लियामेंट में कुछ जो विधेयक होते हैं, कानून होते हैं, उन पर ज़रूर मोदी सरकार का समर्थन कर देते हैं, सहयोग कर देते हैं, पर वो भाजपा के साथ या कांग्रेस के साथ खड़े हुए नहीं दिखना चाहते। अब कल ये पता लगेगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो चिट्ठी लिखी थी उसका क्या असर होने वाला है। ये तो चूँकि कल पता लगेगा, लेकिन आज यानी 29 जनवरी को राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एक तो यही चीज़ चर्चा का विषय बन गई है कि जिस जगह लाल चौक पर उन्होंने तिरंगा झंडा फहराया है, ठीक उसी जगह राहुल गांधी का एक इतना ऊंचा कटआउट लगाया गया है जो तिरंगे की ऊंचाई से भी ऊपर दिखाई दे रहा है। तो इसको लेकर के एक नई चर्चा शुरू हुई है। जो फ़ोटो सोशल मीडिया पर जारी हुआ है, हो सकता है वो ऐसे एंगल से लिया गया हो
कि झंडा नीचे दिखाई दे रहा हो और राहुल गांधी का कटआउट उसके ऊपर दिखाई दे रहा हो, पर यदि ऐसा है कि कटआउट इतना बड़ा लगा दिया गया कि वो राष्ट्रीय ध्वज से भी ऊंचा दिखाई दे रहा है, तब कई सवाल खड़े होंगे वो कटआउट लगाने वाले और लगवाने वालों की समझ पर। बहरहाल इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आते हैं। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैसे तो बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें कही हैं जो चौंकाती हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि 370 पर हमारा स्टैंड क्लियर है और हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र बहाल हो। इन्होंने ये भी कहा है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक है जम्मू कश्मीर में, तो गृह मंत्री अमित शाह लाल चौक से और जम्मू तक पैदल यात्रा करके दिखाएं। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि जब राहुल गांधी जम्मू से चल कर के लाल चौक तक पैदल यात्रा कर सकते हैं, तो देश के गृह मंत्री को इसमें क्या परेशानी हो सकती है। यानी अगर आप सुरक्षित जम्मू से लाल चौक तक पहुंच गए हैं और लाल चौक पर आप राष्ट्रीय ध्वज भी फहरा रहे हैं, तो वो तो देश के गृह मंत्री हैं। आप किस पद पर हैं? आपके साथ अगर इतनी सुरक्षा व्यवस्था है या पूरे रास्ते आपके काफिले पर, आपकी यात्रा पर किसी तरह का कोई अटैक नहीं हुआ है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर सुरक्षित नहीं है और अब गृह मंत्री भी चल करके दिखाएं? ये क्या मतलब हुआ? इससे पता चलता है कि राहुल गांधी जो कहते हैं उस पर लोग यकीन क्यों नहीं करते हैं। अरे भाई, आप सुरक्षित यहाँ तक पहुँच गए हैं, इसका मतलब वहाँ सुरक्षा व्यवस्था ठीक है, वहाँ कानून व्यवस्था ठीक है। जो टारगेट किलिंग होती हैं कभी कभी, अगर उनको मुद्दा बना करके राहुल गांधी कुछ कहना चाहते हैं, तो ये टारगेट किलिंग क्यों की जाती हैं, क्यों कराई जाती हैं, इसके पीछे कौन है, और ये जो आतंकवाद वहाँ समाप्त हो रहा है, उनकी और सीमा पार बैठे उनके आकाओं की एक हताशा का भी प्रदर्शन करती है कि अब आप इस तरह की हरकतों पर उतर आए हैं। दूसरे ये कहते हैं कि साहब, आर्टिकल 370 पर हमारा स्टैंड क्लियर है, हमारी वर्किंग कमेटी में इसकी चर्चा हुई है, इसके दस्तावेज भी मैं दिखा दूंगा। हम जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली चाहते हैं। लोकतंत्र की बहाली चाहते हैं, ये कहते हैं कि पुरानी व्यवस्था बहाल होनी चाहिए। पुरानी व्यवस्था बहाल होनी चाहिए से राहुल गांधी का क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है? क्या 370 बहाल करने की बात कर रहे हैं? पुरानी व्यवस्था तो इनकी दृष्टि में और अलगाववादियों की दृष्टि में, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला की दृष्टि में वही है। यही पाकिस्तान भी चाहता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने हाल में यही कहा है कि अगर हमारी शर्त मान ली जाए, यानी 370 बहाल कर दी जाए, 35 से बहाल कर दी जाए, तो हम भारत के साथ बातचीत करने को तैयार हैं। क्या राहुल गांधी 370 की बात कर रहे हैं? शायद वो 370 की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि देश का जनमानस क्या है। शुरू में इन लोगों ने लेकिन किंतु परंतु लगाते हुए ये ज़रूर संकेत दिए थे कि ये 370 हटाए जाने से नाखुश हैं, 370 वहाँ चाहते हैं। इनके एक दो नेताओं ने ये बयान भी दाग दिए थे कि हम 370 बहाल कर देंगे अगर सत्ता में आए तो। लेकिन जब देश का गुस्सा देखा और मोदी सरकार के फैसले को समर्थन देखा, तो उसके बाद ये चुप्पी साध गए। फिर इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि हम तो जो प्रोसीजर अपनाया गया है 370 हटाने का, उसके खिलाफ हैं। प्रोसीजर क्या अपनाया गया था वो मैंने कल भी अपने एक वीडियो में बताया था कि पहले महबूबा मुफ्ती और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जब महबूबा मुफ्ती ने कुछ ऐसे कारनामे किए जो देश विरोध में जाते थे, तो
भारतीय जनता पार्टी ने उनसे समर्थन वापस ले लिया, उनकी सरकार गिर गई, उनको इस्तीफा देना पड़ा। वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। राज्यपाल उस समय वहाँ सत्यपाल मलिक थे, उनसे सिफारिश मंगाई गई 5 अगस्त 2019 को। वहाँ से जो जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस का दर्जा था उसको मोदी सरकार ने ख़त्म कर दिया और जम्मू कश्मीर को भी 2 पार्ट में बांटते हुए, यानी लद्दाख को अलग और जम्मू और कश्मीर को अलग केंद्र के अधीन कर दिया। और ये कह दिया कि जब वहाँ अमन बहाल हो जाएगा, यानी सब कुछ व्यवस्था ठीक हो जाएगी और जो परिसीमन का काम चल रहा था, कुछ सीटें वहाँ बढ़ाई गई हैं, वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से चुनाव कराए जाएंगे, विधानसभा बहाल कर दी जाएगी और उसके बाद हम फैसला करेंगे। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो पूर्ण राज्य का दर्जा भी बहाल कर दिया जाएगा। तो जो राजनीति के जानकार हैं उनका कहना ये है कि चूँकि अब वहाँ विकास के काम भी हो रहे हैं, आतंकवाद भी लगभग समाप्त कर दिया गया है, कुछ आतंकवादी बचे हैं, अलगाववादियों को अलग थलग कर दिया गया है, वहाँ के लोग भी अब शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, विकास चाहते हैं, इसलिए सरकार अब वहाँ परिसीमन की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है तो सरकार वहाँ चुनाव कराने की तैयारी कर रही है पर्दे के पीछे से। उसका ऐलान कब होगा ये समय की बात है, लेकिन वहाँ चुनाव होंगे। चुनाव होंगे तो विधानसभा फिर से पुनर्जीवित होगी, वहाँ एक मुख्यमंत्री भी होगा, वहाँ किसी पार्टी की या पार्टियों की मिलीजुली सरकार भी होगी। अब रहा पुरानी व्यवस्था बहाल करने का सवाल जो राहुल गांधी ने कहा है, तो ये पुरानी व्यवस्था क्या चाहते हैं वो? तो मेरा ये मानना है कि वो पूर्ण राज्य के दर्जे की वापसी की बात कर रहे हैं, जो वहाँ के पॉलिटिशियन इस समय लगातार कहते आ रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार का रुख तो एकदम बिल्कुल स्पष्ट है। विधानसभा बहाल हो जाएगी, सरकार बन जाएगी, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, जिस पार्टी को बहुमत मिल जाएगा या गठबंधन को बहुमत मिल जाएगा उनका मुख्यमंत्री बनेगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद अगर पहले जैसी अराजकता पैदा करने की कोशिश की गई तो वहाँ पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को नहीं दिया जाएगा, वो वैसी ही हालत में बना रहेगा जैसे दिल्ली में। यहाँ भी केंद्र के अधीन पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था और दूसरी चीज़ें हैं और राज्य के अधीन कुछ डिपार्टमेंट हैं जिनके लिए वो काम करती है सरकार। ऐसे ही जम्मू कश्मीर में भी होगा। अगर वहाँ अराजकता पैदा करने की कोशिश की तो ये जो पेचीदगियाँ हैं ये राहुल गांधी को समझनी पड़ेगी, इनकी बारीकियाँ समझनी पड़ेंगी। उन्होंने जम्मू में एक भाषण देते हुए आउटसाइडर इनसाइडर की बात भी की थी। उन्होंने कहा था कि साहब पहले यहाँ जम्मू के लोग, कश्मीर के लोग व्यापार करते थे, शासन प्रशासन चलाते थे, अब बाहरी लोग ये काम कर रहे हैं। तो ये जो जम्मू कश्मीर में पैर रखते ही राहुल गांधी ने अलगाववादियों की जो भाषा बोली और वहाँ के जो पॉलिटिशियन इस तरह की ज़बान बोलते हैं, ये ज़बान जो राहुल गांधी ने बोली है, इससे पता चलता है कि एक्चुअल में कांग्रेस की नीयत क्या रही है जम्मू कश्मीर को लेकर के, और ये किस तरीके से जम्मू कश्मीर में अराजकता, अलगाववाद और अल्टीमेटली आतंकवाद के एक तरीके से जो वहाँ प्रोपेगेंडा पाकिस्तान का चला आ रहा है बहुत लंबे समय से, उसको कहीं ना कहीं एंडोर्स करते आ रहे हैं, रेखांकित करते आ रहे हैं, और उसके अलग जो पूरे राष्ट्र की एक भावना है, जो मानस है, उसकी अनदेखी करते आ रहे हैं। यानी अलगाववाद के बीज ये लोग भी बोते आ रहे हैं, उसको एक तरीके से पोषित करते आ रहे हैं, पालते आ रहे हैं। और इसी के खिलाफ तो इस समय भारत सरकार, मोदी सरकार लड़ रही है जम्मू कश्मीर में। और पूर्वोत्तर में भी कई राज्यों में हमें ऐसा देखने को मिला था कि वहाँ पर भी अलगाववाद की जो भावनाएं थी, कुछ कुछ संगठन
वो भड़काते आ रहे थे। अब पूर्वोत्तर में आम तौर पर शांति है, जम्मू कश्मीर में भी अब आम तौर पर शांति है और लोग विकास चाहते हैं। लेकिन इस तरह की जबान बोल करके आप किसका भला करना चाहते हैं और क्या भला करना चाहते हैं, ये ज़रा समझ से बाहर की बात है। इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें कही हैं मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ। इन्होंने कहा है कि विपक्ष में बिखराव नहीं है, सब एकजुट होकर लड़ेंगे। ये बीजेपी आरएसएस के खिलाफ विचारधारा की लड़ाई है। ये 2024 की बात कर रहे हैं, तो वो पता लग जाएगा कि विपक्ष में बिखराव है या नहीं है। कल ही पता लग जाएगा कि श्रीनगर में कितने विपक्षी नेता पहुंचते हैं इनकी रैली में। दूसरे, इन्होंने कहा है कि मीडिया को जो फोकस विपक्ष पर देना चाहिए वो देती नहीं, जो हम बोलते हैं वो मीडिया मिस कर जाती है। हमेशा से इनका यही रोना है, ये मीडिया के सिर पर ठीकरा फोड़ते आए हैं अपनी नाकामियों का। तीसरी बात इन्होंने कही है, यात्रियों ने ईस्ट टू वेस्ट यात्रा के लिए कहा है, लेकिन अभी हमने तय नहीं किया है, तय होते ही बताएंगे। यानी दक्षिण से उत्तर तक की एक यात्रा तो कंप्लीट कर दी इन्होंने 5 महीने में। अब ये कह रहे हैं कि पूरब से पश्चिम की यात्रा के लिए भी जो इनके साथ पैदल चल रहे थे उन्होंने कहा है, लेकिन अभी हमने तय नहीं किया है। चौथी बात, ये 135 दिन यात्रा थी, ये सिर्फ यात्रा नहीं थी, हम लोगों से जुड़कर उनसे हर संभव संवाद करना चाहते थे। कितना कर पाए, कितना समझ पाए भारत को, ये तो जम्मू कश्मीर में जब लोकतंत्र बहाल होगा तभी यहाँ की समस्या का समाधान होगा। लद्दाख के लोग भी यही चाहते हैं, ये इन्होंने अगली बात कही। फिर कहा कि आरएसएस बीजेपी संसद, कानून और संस्थानों पर हमला कर रही है, मतलब पुराना रोग इनका। बिना आरएसएस की बात किए इनकी कोई बात कंप्लीट होती नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कंप्लीट होती नहीं, कोई जनसभा भी कंप्लीट नहीं होती। आरएसएस का फोबिया है इनके दिमाग में। अगली बात इन्होंने कही कि आरएसएस बीजेपी, मैं नोटबंदी, जीएसटी, चाइना और लोकतंत्र पर बात करना चाहता हूं, लेकिन संसद में वे माइक बंद कर देते हैं। मतलब इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता है। फिर कहते हैं कि आर्मी के व्यक्ति ने मुझसे कहा था कि लद्दाख में चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर एरिया पर कब्जा कर लिया है। आर्मी के आदमी ने मुझसे कहा था। वो आर्मी के आदमी का ज़रा नाम भी ले दे तो सरकार बता देगी कि ऐसा कुछ हुआ भी था कि नहीं हुआ था। और जिसका मैं जिक्र कर रहा था शुरू में कि लाल चौक पर जो तिरंगा झंडा लगाया गया है उसकी ऊंचाई से भी ऊंचा इनका कटआउट वहाँ पर दिखाई दिया है, जिसको लेकर के चर्चा चल रही है कि ये क्या मानसिकता है। ज़रा आप भी इसको देख लीजिए। तो तिरंगे से ऊंचा राहुल गांधी का कटआउट वहाँ क्यों लगाया गया है, इस पर कांग्रेस को सफाई देनी चाहिए, बताना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और चूँकि ये प्रसारण फेसबुक के ओशियन नेटवर्क पेज पर भी हो रहा है तो आप ओशियन नेटवर्क पर जाकर के वहाँ उसको फॉलो ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।